नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि जितने भी पार्ट्स बनाए इस चैप्टर के उसके अंदर इसकी थ्योरी को डिस्कस किया गया था और आज के इस वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। और ये रिवाइज सिलेबस के बाद जो भी पार्ट बचे थे यानी संशोधित जो सिलेबस था उसके बाद जितने भी पार्ट बचे थे उनके ही क्वेश्चन हैं और जो पार्ट इनमें से हटा दिए गए उनके क्वेश्चन भी मैंने इसमें से हटा दिए गए हैं। यानी अब जो एग्ज़ाम के लिए आएंगे वो ही इसके अंदर क्वेश्चन आंसर रखे गए हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि गुलाम वंश का अन्य नाम क्या था। तो आंसर होगा यामिनी या इलबरी वंश। फिर है रज़िया सुल्तान ने याकूत को किस पद पर नियुक्त किया। तो अमीर अखुर यानी अश्वशाला का प्रधान, जहाँ पर घोड़े रखे जाते हैं उसका प्रधान सेनापति नियुक्त किया गया अमीर याकूत को। किसके द्वारा? रज़िया सुल्तान के द्वारा। फिर नेक्स्ट है कि लौह और रक्त की नीति को लागू करने वाला शासक बलबन था। बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया। तो अब्दुल रहीम खाने खाना ने किया। फिर नेक्स्ट है ग्रांड ट्रंक रोड जो थी किसने बनवाई। तो इसका आंसर होगा शेरशाह सूरी के द्वारा। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी। 1556 में हुई थी। किसके बीच हुई अगर ये पूछे तो अकबर और हेमू के बीच में हुई थी। फिर है हेमू ने कौन सी उपाधि धारण की थी। राजा विक्रमजीत की उपाधि धारण की थी। विश्व प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ। तो 18 जून 1576 ईस्वी में। अकबर ने कौन से धर्म का प्रवर्तन किया था। दीन ए इलाही, यानी अकबर के द्वारा दीन ए इलाही धर्म चलाया गया। बहमनी संप्रदाय का संस्थापक कौन था। तो हसन। वैसे ये क्वेश्चन नहीं है फिर भी हसन जफर खां जिसे बोलते थे। फिर है शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था। रायगढ़ के दुर्ग में, रायगढ़ महाराष्ट्र में। फिर है हमीर चौहान जो थे, हमीरदेव चौहान कहाँ के शासक थे। तो आंसर आएगा रणथंभौर के शासक। अमर सिंह का फाटक कहाँ पर है। तो दिल्ली के लाल किले में। तो ये तो थे अति लघुतरात्मक क्वेश्चन। फिर है लघुतरात्मक यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। मोहम्मद तुगलक जो था उसकी 5 योजनाओं के नाम लिखिए। तो उसकी 5 योजनाएं थी। दोआब में टैक्स वृद्धि, देवगिरी को राजधानी बनाना, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करना, खुरासान पर आक्रमण करना और कराचल की ओर अभियान। ये 5 प्रमुख उसकी योजनाएं थी। फिर देखिए कि सिकंदरी गज जो था उसके बारे में कुछ बताएं। तो सिकंदर लोदी ने एक गज चलाया जो प्राय 30 इंच का होता था और यह गज लंबे समय तक सिकंदरी गज के नाम से चलता रहा। इस गज का उपयोग भूमि की नाप के लिए किया गया था जिससे कि भूमि कर को आसानी से वसूला जाए। यानी कि भूमि पर जो टैक्स लगता था उसको वसूलने के लिए एक गज चलाया गया जिसे उस समय क्या नाम दिया गया, सिकंदरी गज। फिर है नेक्स्ट कि फरीद को शेर खां की उपाधि किसने दी और क्यों दी। तो दक्षिण बिहार के उस समय के शासक बहार खां लोहानी ने निहत्थे फरीद द्वारा एक शेर को मार दिए जाने के बाद उसे शेर खां की उपाधि से नवाजा। फिर है राव शेखा के बारे में आप क्या जानते हैं। राव शेखा का जन्म 1433 ईस्वी को हुआ। पिता मोकल और माता का नाम निर्वाण था। राव मोकल आमेर राज्य के अंतर्गत आने वाले नान के शासक थे और 1445 में 12 वर्ष की उम्र में शेखा ने अपने पिता का उत्तरदायित्व संभाला। आमेर के शासक उदयकर्ण ने शेखा को महाराव की उपाधि प्रदान की थी और 16 वर्ष की उम्र में मुल्तान, सेवार, नगरचल के सांखला राजपूत पर अचानक आक्रमण कर विजय प्राप्त करना ही इनका पहला और सफल अभियान था। फिर है 1473 से 1477 ईस्वी तक राव शेखा ने पन्नी पठानों की सहायता से नौ सिंह जादू से दादरी, अन्य जाटू राजपूतों से भिवानी पर विजय प्राप्त की और उसने इस्तर खां से हांसी, हैदा खान, कायम खानी से हिसार को जीतकर अपने राज्य की सीमा का विस्तार किया और 1449 में आमेर सर को अपने राज्य की राजधानी बनाया। उसे जयपुर के कछवाहा वंश के उपवर्ग शेखावत का संस्थापक माना जाता है। तो ये कुछ क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन यानी निबंधात्मक क्वेश्चन। दिल्ली सल्तनत के बारे में बताएं।
तो देखिए सल्तनत कालीन प्रशासन, इसमें सबसे पहले है सुल्तान। सुल्तान की जो उपाधि थी तुर्की शासकों द्वारा प्रारंभ की गई। राज्य की संपूर्ण शक्ति सुल्तान के हाथ में थी। वह प्रधान न्यायाधीश, राजनीति व महत्व दोनों क्षेत्रों का अधिपति होता था। अमीर सुल्तान की शक्ति पर अमीर वर्ग का प्रभाव रहा। अमीरों के दो वर्ग, तुर्क और गैर तुर्क थे। केंद्रीय शासन मजलिस एवं खलवत मंत्री परिषद की होती थी। वजीर, आरिज मुमालिक, दीवाने इंशा, दीवाने रिसालत इसके चार स्तंभ थे। फिर देखिए वजीर का कार्यालय दीवाने विजारत कहलाता था। इसे वित्त विभाग कहा जाता था। मुस्तौफी जिसे महालेखा परीक्षक, खजीन जिसे खजांची कहा जाता था, और मज़म आदार जिसे हिसाब संग्रहकर्ता कहा जाता था, इस विभाग के कर्मचारी होते थे। फिर है दीवाने मुस्तखराज। जलालुद्दीन खिलजी ने दीवाने वक्फ बोर्ड और अलाउद्दीन ने दीवाने मुस्तखराज विभाग की स्थापना की थी। ये वित्त विभाग के अंतर्गत आते थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने भूमि को कृषि योग्य बनाने हेतु दीवाने अमीर कोही की स्थापना की। फिर देखिए दीवाने इंशा क्या था? शाही पत्र व्यवहार का दायित्व। दीवाने रियासत क्या था? इसका कार्य विदेश मंत्री की तरह था। सदर उल सुदूर क्या होता था? धर्म विभाग का प्रमुख कहा जाता था उस समय। काजी उल कुजात न्याय विभाग का अध्यक्ष होता था। और वरीद मुमालिक सूचना विभाग को कहा जाता था। स्वाई जयसिंह का क्या योगदान रहा उसके बारे में बताएं तो स्वाई जयसिंह 1725 में नक्षत्रों की गति की गणना करने के लिए एक शुद्ध सारणी का निर्माण करवाया गया। जयसिंह ने ज्योतिष विद्या पर जयसिंह कारिका नामक ग्रंथ लिखा। जयसिंह ने भारत में ज्योतिष के अध्ययन के लिए 5 वेद्यशालाएं बनाई। ये जयपुर, दिल्ली, मथुरा, बनारस और उज्जैन में स्थित है। और जो जयपुर का जंतर मंतर है जिसे वेदशाला कहा जाता है, ये सबसे बड़ी वेदशाला है। जुलाई 2010 में इसे यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया। जयपुर का प्राचीन नाम जयनगर था। स्वाई जयसिंह ने आमेर की जगह जयपुर को कछवाहा राजवंश की राजधानी बनाया। जयपुर की स्थापना से पूर्व इस स्थान पर एक शिकार होदी स्थित थी। इसी होदी को स्वाई जयसिंह ने बादल महल का रूप दे दिया। जयपुर शहर के निर्माण की शुरुआत की। स्वाई जयसिंह अंतिम हिंदू शासक था और 1740 में राजसूय या वाजपेयी अश्वमेध यज्ञ करवाया। यह यज्ञ करवाने वाले ब्राह्मणों के रहने के लिए स्वाई जयसिंह ने किन महलों का निर्माण करवाया? तो जल महलों का। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हल्दी घाटी युद्ध। महाराणा प्रताप और मुगलों की सेना के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। मुगलों की सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे उस समय? मान सिंह। और दूसरी तरफ महाराणा प्रताप थे। महाराणा प्रताप ने गोगुंदा और खमनौर की पहाड़ियों के मध्य स्थित हल्दी घाटी नामक तंग घाटी में अपना पड़ाव डाला। इस घाटी में एक बार में एक आदमी ही प्रवेश कर सकता था, इसलिए सैनिकों की कमी होते हुए भी महाराणा प्रताप ने मोर्चाबंदी के लिए यह स्थान को सर्वोत्तम चुना, जहां प्रताप के पहाड़ों से परिचित सैनिक आसानी से छिपकर आक्रमण कर सकते थे। वहीं मुगल सैनिक भटक कर मेवाड़ के सैनिकों से टकरा कर भूखे प्यासे मरकर जीवन गंवा सकते थे। अंत में दोनों सेनाएं 18 जून 1576 को प्रातःकाल युद्धभेरी के साथ आमने सामने हुई। युद्धभेरी यानी कि शंख बजा और दोनों सेनाएं आमने सामने हो गई। राजपूतों ने मुगलों पर पहला वार इतना भयानक किया कि मुगल सैनिक चारों ओर जान बचाकर भागने लगे। इस प्रथम चरण के युद्ध में हकीम खां सूर का नेतृत्व सफल रहा, यानी महाराणा प्रताप की ओर से एकमात्र मुगल सेनापति जिसने हल्दी घाटी के युद्ध में यानी कि महाराणा प्रताप का साथ दिया, तो उसका नाम था हकीम खां सूर। मुगल इतिहासकार बंदायूनी खां, जो कि मुगल सेना के साथ था, स्वयं भी इस युद्ध में भाग खड़ा हुआ। मुगलों की आरक्षित फौज के प्रभावी मेहतर खान ने यह झूठी अफवाह फैला दी कि अकबर जो है वो एक बहुत बड़ी सेना लेकर आ रहे हैं। यह बात सुनकर के जो अकबर की सेना थी उसमें थोड़ी सी हिम्मत जाग गई, जोश जाग गया और वो पुनः लड़ने को तैयार हो गई। महाराणा प्रताप की नज़र मुगल सेनापति मान सिंह पर पड़ी और स्वामी भक्त घोड़े चेतक ने स्वामी का संकेत समझकर अपने कदम उसकी ओर बढ़ाए। जिधर मुगल सेनापति मान सिंह अपने हाथी पर बैठा हुआ था, हाथी का नाम मर्दाना। चेतक ने अपने पैर हाथी के सिर पर टिका दिए। महाराणा प्रताप ने अपने भाले का प्रहार जो था, जितना प्रहार कर सकते थे, मान सिंह पर किया, परंतु मान सिंह तो छिप गया
और उसके पीछे बैठा हुआ जो अंगरक्षक था वो मारा गया और हौद की छतरी का एक खंभा भी टूट गया। इसी समय हाथी की सूंड में बंधे हुए जहरीले खंजर से चेतक की टांग भी कट गई। उसी समय मुगलों की शाही सेना से प्रताप को चारों ओर से घेर लिया गया। बड़ी सादरी के झाला मन्ना सेना को चीरते हुए राणा के पास पहुंचे और राणा से यानी महाराणा से निवेदन किया कि आप राज चिन्ह उतार कर मुझे दे दीजिए ताकि वो समझे कि मैं महाराणा हूं और आप यहाँ से चले जाएं। राज चिन्ह के बदले ही सैकड़ों तलवारें झाला मन्ना पर टूट गई। झाला मन्ना इन प्रहारों का सामना करते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ। महाराणा प्रताप वहाँ से निकल गए और उसके बाद वो कहाँ गए, तो वो गए थे अपने स्थान यानी कि पहले बलीचा गांव गए और बलीचा गांव में जहाँ पर जो चेतक था यानी कि उसकी मृत्यु हो गई और उसकी छतरी भी वहीं पर ही है। और उसके बाद वो सीधे आगे गोगुंदा की ओर निकल गए थे। तो देखिए लिखा हुआ बलीचा गांव में एक छोटा नाला पार करते हुए वो परलोक सिधार गया। महाराणा प्रताप जो कभी किसी परिस्थिति में नहीं हारे, लेकिन प्रताप की आंखों में भी आंसू कब आए, जब चेतक की मृत्यु हो गई। उनको देख करके उनकी आंखों में भी आंसू आ गए थे। तो ये था महाराणा प्रताप। फिर देखिए मराठों में शिवाजी का क्या योगदान था। 12 वर्ष की आयु में शिवाजी को अपने पिता से कौन सी जागीर मिली, पूना की जागीर। फिर 1646 में 19 वर्ष की आयु में उन्होंने मावले युवकों का एक दल बनाया और पूना के निकट एक दुर्ग था तोरण दुर्ग, उसे जीता। फिर 1646 में ही बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह से रायगढ़, चाकन और 1647 में बारामती, इंदरपुर, सिंहगढ़ और पुरंदर का दुर्ग छीना। 1656 में शिवाजी ने कोंकण में कल्याण और जावली का दुर्ग भी अपने अधिकार में कर लिया। 1656 में उन्होंने राजधानी रायगढ़ को बनाया और अपनी साम्राज्य विस्तार की नीति से रुष्ट होकर बीजापुर का जो सुल्तान था जिसका नाम आदिल शाह था, 1659 में अफजल खान को भेजा था यानी कि शिवाजी को मारने के लिए। और वैसे तो संधि के लिए आया था, लेकिन उसके जो मकसद था वो शिवाजी को मारने का था, लेकिन शिवाजी ने उसको ही मार दिया अपने हथियार बगनखे से। फिर 1663 में मुगल वायसराय शाइस्ता खां को शिवाजी के दमनार्च औरंगजेब ने नियुक्त किया, यानी औरंगजेब का मामा था जिसका नाम था शाइस्ता खां, उसको भेजा था शिवाजी के विरुद्ध। और शिवाजी के केंद्र स्थल पर पूना पर अधिकार कर लिया। शीघ्र ही शिवाजी ने शाइस्ता खां के शिविर पर रात्रि में आक्रमण किया, जिसके अंदर उसका एक पुत्र और 3 उंगलियां गंवाकर, ये आवाकर नहीं है, ये गंवाकर उसे भागना पड़ा। फिर 1664 में शिवाजी ने मुगलों के अधीन सूरत को लूटा। इन सभी गतिविधियों से क्रुद्ध होकर औरंगजेब ने अपने मंत्री आमेर के राजा मिर्ज़ा राजा जयसिंह और दिलेर खां को भेजा। मुगल सेना ने अनेक किले अपने अधिकृत कर लिए। विवश होकर शिवाजी ने जयसिंह के साथ 1665 में एक संधि की जो बहुत 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 ज़्यादा फेमस है, जिसे पुरंदर की संधि कहा जाता है। इस संधि की कुछ शर्तें थी। पहली शर्त तो 23 किले जो थे, यानी टोटल किले जितने भी जीते थे 46 किले जीते थे, 46 में से 23 किले मुगलों को वापस लौटाने पड़े। और जो शिवाजी के बड़े पुत्र थे संभाजीराव, उनको मुग़ल दरबार में 5000 का मनसबदारी बनाया गया और शिवाजी को ये हक दिया गया कि वो जब चाहें मुग़ल दरबार में उपस्थित हो सकते हैं, उन्हें कोई भी रोक टोक नहीं है। ये कुछ इसकी शर्तें थी। और जब भी मुग़लों पर आक्रमण किसी के द्वारा किया जाएगा तो शिवाजी मुग़लों की ओर से लड़ाई करेंगे, यानी कोई भी अगर आक्रमण होगा तो ये कुछ शर्तें थी। लेकिन इन शर्तों से पहले ही 1666 में 1665 में तो संधि हुई। 1666 में जब पहली बार शिवाजी गए थे दरबार में शामिल होने के लिए तो उन्हें बंदी बना लिया गया और लेकिन उनका जो पुत्र था 2 महीने के बाद ही संभाजीराव के द्वारा उनको छुड़ा लिया गया। वो अपने घर पहुँचे और अगले वर्ष औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि और बरार की जागीर भी प्रदान की। जब औरंगजेब को इस बात का पता लगा तो उसको अपनी गलती का एहसास हो गया। तब उसने कहा, यानी कि अब जब भी चाहे शिवाजी उपस्थित हो सकते हैं। और उसके बाद ही कैद से छूटने के बाद ही औरंगजेब के द्वारा उसे राजा की उपाधि दी गई और 2 वर्ष तक शिवाजी ने शांति बनाए रखी। 1670 में दोबारा सूरत को लूटा, सभी किलों पर कब्जा भी किया और उसके बाद कुछ कर भी थे, जैसे चौथ कर था जो कि पड़ोसी राज्यों से लिया जाता था। एक सरदेशमुखी था जो अपने ही अधीनस्थ राज्यों से लिया जाता था। बदले में ये कहा जाता था अगर कोई आक्रमण करता है
तो हम उससे आपकी रक्षा करेंगे और हमारे द्वारा आप पर आक्रमण नहीं किया जाएगा। तो ये कुछ कर भी थे। 1674 में रायगढ़ के दुर्ग में शिवाजी ने महाराष्ट्र के स्वतंत्र शासक के रूप में अपना राज्याभिषेक करवाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो शिवाजी थे वैसे उनका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था, 1674 में ही, 1 जून के अंदर 1674 और 1 अक्टूबर 1674 में। तभी उन्होंने छत्रपति की उपाधि भी धारण की थी, धर्माधीश और छत्रपति की उपाधि धारण की। लिखा भी हुआ इसमें कि छत्रपति की उपाधि धारण की। और 1680 में ही शिवाजी की मृत्यु हो गई। उस समय उनका मराठा गांव बेलगाम से लेकर के तुंगभद्रा नदी के तट तक समस्त पश्चिमी कर्नाटक में विस्तृत था, यानी कि मराठा साम्राज्य काफ़ी विकसित हो चुका था उनके इस काल में। तो दोस्तों ये थे बुक के कुछ प्रश्न, और वैसे इनके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी होने चाहिए। और तो नेक्स्ट वीडियो में हम हो सके तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी करेंगे इसी लेसन के, अगर हुए तो, क्योंकि इनके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने भी ज़रूरी हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। हालांकि ये वही है रिवाइज्ड सिलेबस के बाद के, यानी कि जो पार्ट बचे थे उनमें से ही ये क्वेश्चन हैं, और ये बुक के क्वेश्चन हैं। मैंने इनको यानी कि काट करके सही कर करके वापस वैसे बना दिया है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स भी करें, और इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, इसी उम्मीद के साथ। धन्यवाद।